हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो मनोविज्ञान से रिलेटेड क्लास है। आज हम आपको मनोविज्ञान के जो भी सवाल हैं, इंपॉर्टेंट सवाल कराने वाले हैं। सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक एक क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से बनाया है और सारे क्वेश्चन सारे जो सेलेक्ट किए हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो चाहे आपको कोई भी एग्जाम जो होने वाले हैं, आपके सुपर टेट का जल्दी ही आपको वैकेंसी आने वाली है उसकी, और बिहार टेट का भी पेपर होने वाला है, और यूपी टेट जो भी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को देखें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और सारे फ्रेंड्स जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको शेयर कर दें, क्योंकि क्लास जो सवाल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो वीडियो को देखने से पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं कि आप ये सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आपका फ्रेंड हो या आप हो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सुपर टेट की सारी क्लासें देख सकते हैं। जो भी आप देखना चाहते हैं सारी क्लासें आपको वहां पर मिल जाएंगी, तो आपको कहीं जाना नहीं है। सुपर टेट की सारी क्लासें आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, देखते हैं हमारा सवाल क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, आत्मा का प्रयोग प्रारंभ के किस शास्त्र में किया जाता था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ऑप्शन फर्स्ट है अर्थशास्त्र, ऑप्शन सेकंड है दर्शन शास्त्र, थर्ड है समाज शास्त्र, और फोर्थ है शिक्षा शास्त्र। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखें, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है उसके बाद आंसर दें। तो आज क्वेश्चन में पूछा गया है आत्मा का प्रयोग प्रारंभ के किस शास्त्र में, जो पहले आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था। तो अर्थशास्त्र में किसका प्रयोग करते हैं हम। अर्थशास्त्र में धन वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन करते हैं। जो भी धन से रिलेटेड सारी प्रक्रियाएं होती है उसको हम अर्थशास्त्र में करते हैं। इकोनॉमिक्स जो हमारी होती है वो अर्थशास्त्र में आ जाती है। तो राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो होगा नहीं। सेकंड है दर्शन शास्त्र। तो दर्शन में किसका प्रयोग करते हैं। दर्शन में आत्मा का जो अध्ययन होता है हमारा वो सब किसमें आता है, दर्शन शास्त्र में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा फर्स्ट, क्योंकि हमसे पूछा ही आत्मा का प्रयोग गया है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड दर्शन शास्त्र। समाज शास्त्र में किसका करते हैं, समाज से जितनी भी सारी क्रियाएं होती हैं, जो समाज में होती रहती है क्रियाएं, वो सारी हमारी समाज शास्त्र में आ जाती हैं। और नेक्स्ट कुछ क्या था हमारा, शिक्षा शास्त्र। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षण कार्य की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी किसमें आ जाती हैं, शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आ जाती हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दर्शन शास्त्र के जनक कौन है, यानी कि दर्शन शास्त्र के पिता कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दर्शन शास्त्र के पिता किसको कहा जाता है, तो प्लेटो को क्या मानते हैं, दर्शन शास्त्र के पिता मानते हैं। ऐसी अर्थशास्त्र के पिता कौन है, अर्थशास्त्र के एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है। और समाजशास्त्र ऑगस्ट कॉम्ट, जो ऑगस्ट कॉम है उनको समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। और शिक्षा शास्त्र के जनक कौन है, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट हैं, जो वो शिक्षा शास्त्र के जनक हैं, जॉन। तो राइट आंसर हमारा क्या था, हमसे पूछा गया था आत्मा का प्रयोग, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बाल विकास के किस चरण में अधिकतम दिखाई देता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है शैशवावस्था, सेकंड ऑप्शन है बाल्यावस्था, थर्ड ऑप्शन है किशोरावस्था, और फोर्थ ऑप्शन है वयस्क अवस्था। तो किस अवस्था में जो बालक होता है अपने लिंग से विपरीत लिंग के प्रति क्या होता है, आकर्षित होता है। तो कौन सी अवस्था होती है जिसमें बच्चा अपने से दूसरे लिंग के प्रति आकर्षित होता है, बालक बालिकाओं की तरफ आकर्षित होते हैं। तो कौन सी अवस्था होती है वो, या बालिका बालकों की तरफ आकर्षित होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, शैशवावस्था कौन सी अवस्था होती है, शैशवावस्था जो हमारी, तो 0 से यानी कि 1 से लेकर जो 1 साल से 3 साल के बच्चे किसमें आते हैं, शैशवावस्था के अंतर्गत आते हैं। और बाल्यावस्था में 3 से लेके 12 वर्ष तक के बच्चे किसमें आते हैं, बाल्यावस्था में आते हैं। किशोरावस्था कौन सी होती है, किशोरावस्था में 12 से 18 वर्ष के बच्चे किसमें आते हैं, किशोरावस्था में आते हैं। और जो वयस्क अवस्था होती है, यानी कि जो युवा अवस्था होती है, कब तक की मानी गई है, जो युवा अवस्था होती है वो 21 साल तक मानी गई है। कितनी साल तक, 21 साल तक मानी गई है वयस्क अवस्था जो हमारी है। तो जो हमसे पूछा क्या गया है, किस अवस्था में बच्चे
सेम मतलब कि सॉरी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। किस अवस्था में? तो किस अवस्था में होते हैं? तो हमारी वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किशोरावस्था में। जब बच्चे 12 से 18 साल की एज में पहुंच जाते हैं तो बच्चे क्या लड़के लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं और लड़कियां लड़कों की, यानी कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की आवाज और उनके अनुभवों को प्रमुखता देना। ऑप्शन नंबर सेकंड है निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। थर्ड ऑप्शन है क्या किया जाना चाहिए, शिक्षक के द्वारा बच्चों को आदेश देना। और फोर्थ ऑप्शन है कक्षा सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक को आगे आगे होना। तो राइट आंसर क्या होगा? बाल केंद्रित शिक्षा की बात की है, जिसमें क्या बालक को प्रमुखता दी गई है। बालक को प्रमुखता यानी बालक की प्रमुख है, जहाँ उस शिक्षा शास्त्र में उस शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? बच्चे की आवाज और उनके अनुभवों को प्रमुखता देना, ये भी हो सकता है। सेकंड ऑप्शन क्या था? निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। सिर्फ जो सूचना दी जाए उसको बच्चे अनुसरण करें, उसके लिए इसे सक्षम बनाना, ये तो नहीं होगा ना। थर्ड क्या किया जाना चाहिए, शिक्षक के द्वारा बच्चों, सब बात ही बच्चों की बाल शिक्षा है तो इसमें शिक्षक को ही क्यों प्रमुखता दी गई है? कक्षा की सारी सीखने की शिक्षक को आगे आगे होना, ये भी नहीं कि जो शिक्षक होगा वो किसके द्वारा सिखाएगा? बाल केंद्रित, यानी कि बच्चों की बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ही होता है बच्चों की जो रुचियां, प्रवृत्तियों, क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाए, वही बाल केंद्रित शिक्षा होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें बताया गया है कि बच्चों की जो आवाज होती है, यानी कि आवाज, उनकी अनुभवों को प्रमुखता देना, वही क्या है? बाल शिक्षा का प्रमुख अर्थ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? बुद्धि लब्धि के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य होगा? तो बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य होगा? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बौद्धिक तथा कलानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित। सेकंड ऑप्शन है कलानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित। थर्ड ऑप्शन है बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित। और फोर्थ ऑप्शन है कलानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। तो बुद्धि लब्धि से किसमें संबंधित होगा? कौन सा संबंध बुद्धि लब्धि से रिलेटेड है? कौन सा संबंध है जो बुद्धि लब्धि के अनुसार सत्य है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो कलानुक्रमिक होगा या बौद्धिक कलानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कलानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमित संबंधित। जो कलानुक्रमिक होती है, जो उसकी रियल एज है, जो उसकी रियल एज है, रियल एज से क्या होता है? व्युत्क्रमिक, जो उसकी वास्तविक आयु, मानसिक आयु से वास्तविक आयु तक होता है। तो ये बुद्धि लब्धि का सूत्र पूछे, बुद्धि लब्धि को ज्ञात कैसे करते हैं? तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। मेंटल एज, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु, रियल एज इंटू 100। ये हमारा क्या है? बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, फॉर्मूला होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमित संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है? बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट है विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों को मापन संभव नहीं है। सेकंड है यह सिद्धांत सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। थर्ड ऑप्शन है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बहुबुद्धि सिद्धांत को क्यों वैध नहीं माना गया है? तो इसका राइट आंसर जो क्या होगा? बहुबुद्धि सिद्धांत के, यदि पूछा जाए सिद्धांत के जनक कौन है, किसने ये बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, तो इसका किसने दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत? हार्वर्ड गार्डनर। किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर जी ने इस बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। कितने बुद्धियों को कितने भागों में बांटा गया था? बुद्धियों को इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियां बताई थी कि जो मनुष्य के अंदर, यानी बच्चों के अंदर कितने प्रकार की बुद्धियां होती हैं? 8 प्रकार की
बुद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसलिए नहीं माना गया क्योंकि इन्होंने विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में क्या थी, बुद्धियों के मापन संभव नहीं थे। जो स्पेसिफिक जो परीक्षण थे उसके अभाव में बुद्धि का हम मापन नहीं कर सकते थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? खाली जगह की आयु में बच्चे स्वयं को पहचान सकते हैं कि वह लड़का है या लड़की। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 5 वर्ष, ऑप्शन सेकंड है 4 वर्ष, ऑप्शन थर्ड है 3 वर्ष और ऑप्शन फोर्थ है 6 वर्ष। तो किस आयु में बच्चे ये पहचान सकते हैं कि हम लड़का हैं या हम लड़की है? कौन सी आयु के बच्चे पहचान सकते हैं? 5 वर्ष के बच्चे, 5 वर्ष के तो बच्चे पहचान ही लेंगे, 4 वर्ष के भी पहचान लेंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 3 साल के जो बच्चे होते हैं, जब बच्चा बाल्यावस्था में आना स्टार्ट होता है तो बच्चा पहचान लेता है कि हम लड़का है और हम लड़की है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। 3 वर्ष के बच्चे पहचान सकते हैं हम लड़का है या लड़की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? ऑप्शन फर्स्ट है आत्मनियंत्रण, सेकंड है आत्म अनुदेश, थर्ड है आत्म प्रबलन और ऑप्शन नंबर 4 है आत्मविश्वास। तो राइट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझें, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसके बाद ऑप्शन देखें, उसके बाद आंसर दें। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अपने व्यवहार को नियंत्रण करने से। तो कौन सा होगा? अपने व्यवहार को किसमें नियंत्रण कर सकते हैं? आत्म अनुदेश में करेंगे कि आत्म प्रबलन में कि आत्म अभिव्यक्ति? तो राइट आंसर क्या होगा? आत्म प्रबलन में क्या होता है? आत्मशक्ति को बढ़ाना होता है, आत्मशक्ति बढ़ाना होता है, तो ये तो नहीं होगा। आत्म अभिव्यक्ति क्या होना है? अपनी जो आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, मतलब आत्मा अभिव्यक्ति को प्रकट करना, स्पष्ट रूप से बताना अपनी भाषा में, ये आत्मा अभिव्यक्ति होगा। और अनुदेश क्या होता है? अनुदेश आत्मा को अनुदेश यानी आदेश देना, तो ये भी नहीं होगा। अब पूछा ही गया नियंत्रित करने के लिए, तो आत्म नियंत्रण होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आत्म नियंत्रण जो होता है अभिप्राय करने से, जो व्यवहार को नियंत्रित करने में क्या होगा? आत्मनियंत्रण होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। साथ साथ में वीडियो को लाइक करते जाएं और चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन कार्यशील स्मृति का हिस्सा नहीं है? फर्स्ट है केंद्रीय कार्यकारी सेंट्रल एक्सिक्यूटिव, सेकंड है स्वर विज्ञान संबंधी पास यानी फोनोलॉजिकल लूप, थर्ड है एपिसोडिक बफर और फोर्थ है संवेदी रजिस्टर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? कौन सा है जो कार्यशील स्मृति का हिस्सा नहीं है? वीडियो को साथ में लाइक करते जाए और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो कौन सा होगा कार्यशील स्मृति का हिस्सा नहीं है? कौन इसमें कार्यशील स्मृति का हिस्सा नहीं है? केंद्रीय कार्यकारी जो सेंट्रल एक्सिक्यूटिव है, ये तो क्या होगी? इसमें तो स्मृति मतलब जो मेमोरी का यूज होगा, तो ये तो हिस्सा है। स्वर विज्ञान जो होती है हमारी स्वर धमनियों से रिलेटेड होती है, स्वर विज्ञान ये भी होगी हमारी, तो ये नहीं है हमारा। एपिसोडिक बफर ये भी होगा, तो ये भी आंसर नहीं है हमारा। संवेदी रजिस्टर होती है, संवेदना जो रजिस्टर होता है वो नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? संवेदी रजिस्टर जो होता है ये कार्यशील स्मृति में का हिस्सा नहीं है, उसमें भाग नहीं लेता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संवेदी रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित में से किससे एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, सेकंड ऑप्शन है शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना,
फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में एकदम खामोशी। पहले क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक कौन सा है जिससे पता चलता है कि जो शिक्षण कार्य है वो अभिप्रेरित है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, यदि बच्चे कक्षा में ज्यादा हैं तो उससे पता चलेगा कि शिक्षण कार्य जो हमारा है वो अच्छा किया गया है। यह शिक्षण द्वारा किया गया उपचारात्मक काम या विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। तो राइट आंसर क्या होगा, सबसे सही यही होगा। जब विद्यार्थी प्रश्न पूछने लगेगा तो समझ में आने लगता है टीचर को जो हम पढ़ा रहे हैं वो विद्यार्थियों को समझने में आ रहा है। ऐसे तो भीड़ बढ़ाते रहो, उससे ये थोड़ी ना समझ में, क्लास में कितनी भी भीड़ हो जाए पर बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता, तो इससे ये पता चल जाएगा शिक्षण कार्य सफल है। तो वो तो होगा नहीं। तो क्या होगा, जब क्वेश्चन विद्यार्थी आपसे प्रश्न पूछने लगे तो उससे समझ में आ जाता है टीचर को कि विद्यार्थियों के अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो हमारा जो हम पढ़ा रहे शिक्षण विधि है वो हमारी सफल हो रही है। शिक्षण, एक कक्षा में बच्चा एकदम खामोश बैठा रहेगा, शांत बैठा रहे, उससे पता चल जाएगा कि कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये तो नहीं होगा। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बच्चे की, ये गलत है, बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं रखता। तो कौन सा विकल्प है? ऑप्शन फर्स्ट से देखते हैं, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। सेकंड है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। थर्ड ऑप्शन है सानिध्य यानी संगति की आवश्यकता। फोर्थ है सामाजिक अनुमोदन तथा अथवा सराहना की आवश्यकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से कौन सा है जो संबंध नहीं रखता? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, तो ये तो समाज से रिलेटेड है, ये तो संबंध रखता है, तो ये तो सही हो जाएगा। सेकंड है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये समाज से रिलेटेड नहीं है कि समाज ही जब करेगा, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालेगा तभी हम निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। जो हमारी नियमित प्रक्रियाएं होती हैं ये तो हमारे समाज से रिलेटेड नहीं चलेगी, ये हमारी शारीरिक आवश्यकता होती है, तो इसको तो करना जरूरी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं रखता? कौन सा कौशल है? फर्स्ट ऑप्शन है भावनाओं की आलोचना। सेकंड ऑप्शन है कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। थर्ड ऑप्शन है भावनाओं के प्रति जागरूकता। फोर्थ ऑप्शन है भावनाओं का प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में पूछा गया है कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। कौन सा जो कौशल है, कौन सा स्किल है जो भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं रखता? भावनाओं की आलोचना, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, इसमें तो भावात्मक जो भावना है उनकी आवश्यकता पड़ेगी, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा गया, इस पे ध्यान दें, नहीं की बात की गई है। भावनाओं के प्रति जागरूकता ये भी हो जाएगा हमारा, और यह भावनाओं का प्रबंधन ये भी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? कौन सा नहीं पूछा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भावनाओं की आलोचना जो होती है वो भावात्मक बुद्धि के संबंध, उनका भावात्मक बुद्धि से कोई संबंध नहीं होता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थी हमारे 11 क्वेश्चन, मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन थे सारे। ये आंसर किए, आप यहाँ से जाके क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में याद समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। कोई फ्रेंड्स ये सुपर टेट की तैयारी कर रहा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको सुपर टेट की सारी क्लासें मिल जाएंगी। आप वहां से जाकर सुपर टेट की सारी क्लासें देख सकते हैं, जो भी क्लास आपको देखनी है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आती है आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।